आज पढ़ाइएगा सर? पढ़ लो। कल दिवाली है सर। यस सर। ठीक है सर आज भी छुट्टा दिया। टुडे टॉपिक इज सिस्टम टेस्ट, कह सकते हैं कोडिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। कोडिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। जब हम डिजाइन कर लेते हैं कोई सा MIS सॉफ्टवेयर या कोई सा भी वेब एप्लीकेशन, फर्स्ट फेज रिक्वायरमेंट ऑफ गैदरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एनालिसिस, सेकेंड फिजिबिलिटी स्टडी, थर्ड एनालिसिस, फोर्थ डिजाइनिंग। जब ये फोर्थ फेज कंप्लीट हो जाता है तो नाउ बी कम्स टू द कोडिंग फेज, मतलब डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो जाता है आपके MIS एप्लीकेशन का, वेब एप्लीकेशन का, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये 4 फेज कंप्लीट होने के बाद डेवलपमेंट फेज होता है। डेवलपमेंट फेज मतलब कोडिंग। कोडिंग में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग इन कोडिंग सेक्शन, what we are doing in coding section, we are writing the codes, we are writing the logics for our application, we are writing the validation of our application, we are writing the verification, authentication, authorization, condition checking, looping, branching, सब चीजों के बारे में हम लोग कोड में कोडिंग सेक्शन में करते हैं। कोडिंग सेक्शन का मतलब ये समझो, जैसे आप लोग कोई MIS फॉर्म भर रहे हो या कोई वेब एप्लीकेशन आप भर रहे हो, ठीक है, आपने भरा नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद ड्रॉप डाउन बॉक्स आता है। आप लोग देखे हो ड्रॉप डाउन बॉक्स, आप किस कंट्री के हो, इंडिया के हो, अर्जेंटीना के, USA के, UK के, ऐसा आता है, आपने देखा होगा बहुत जगह। आप इंडिया सेलेक्ट करते हो, उसके बाद इंडिया में स्टेट सेलेक्ट करते हो, बिहार, UP, MP, मिजोरम, सारे स्टेट का नाम आता है। आप स्टेट सेलेक्ट करते हो, फिर उसके कॉरस्पॉन्डेंस डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है और आप उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हो। और जब आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो क्या आपने अगर बिहार सेलेक्ट किया है स्टेट में, या UP सेलेक्ट किया है, या MP सेलेक्ट किया है, तो कोई जो सेलेक्ट किए वही डेटा दूसरे पेज पे जाता है कि कोई राज्य बदलता भी है? सेम रहता है सर। तो यही कोडिंग है। इसी के लिए जो कोडिंग हम लिखते हैं वो कहलाता है कोडिंग सेक्शन, मतलब वैलिडेशन लगाते, वेरिफिकेशन लगाते। इसके बाद जैसे हम लोग 2 बटन है, रेडियो बटन 2 है, मेल है या फीमेल है, ऑप्शन आता है फॉर्म में, मेल या फीमेल, तो आप एक सेलेक्ट करते हो। जो भी आप सेलेक्ट करते हो वही चीज जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो वो चीज आगे जाता है। ये आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, चॉइस बॉक्स। चॉइस बॉक्स में आपको चॉइस करना है सारे ऑप्शंस में कौन सा सही है। आपके पास मान लीजिए 10 चीज है, मार्केटिंग, जैसे आप MBA के BBA के छात्र हो, आपको ऑप्शन मिला मार्केटिंग में आप जाना चाहेंगे, या HR में जाना चाहेंगे, फाइनेंस में जाना चाहेंगे, और मार्केटिंग में भी किस मार्केटिंग में जाना चाहेंगे, HR में भी कौन से सेक्शन में आप जाना चाहेंगे। तो जो आप चॉइस बॉक्स होता है, जो चॉइस आप सेलेक्ट करते हो वही सेलेक्ट होने के बाद, सबमिट होने के बाद वही आगे पेज में जाता है। तो इसके लिए जो हम कोडिंग लिखते हैं दैट कम्स अंडर द कोडिंग पार्ट। उसके बाद आता है टेस्टिंग पार्ट। टेस्टिंग पार्ट मैंने बताया था कि टेस्टिंग क्या करते हैं कि योर सॉफ्टवेयर, व्हाट एवर यू हैव क्रिएटेड द सॉफ्टवेयर, दैट इज वर्किंग इन ए राइट मैनर और नॉट, मतलब आपका सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है या नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर का बिहेवियर कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर आपने बना दी बट उसका परफॉर्मेंस इज वेरी पुअर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टेस्टिंग में हम सब कुछ सारे पैरामीटर को चेक करते, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। जब टेस्टिंग हो जाता है, जब हम लोग टेस्टिंग को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, उसके बाद जब हमने देख लिया कि माई सॉफ्टवेयर इज वर्किंग इन वेरी वेल मैनर, राइट मैनर, देयर इज नो एनी इशू, तब हम लोग के पास इशू आता है इम्प्लीमेंटेशन फेज का। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है ये मैं बताता हूँ। कोई बताएगा क्लास में? अनीशा, गौरव, माही है कि नहीं? माही, प्रत्यय, माही ऑल्सो है, अभिनव पांडे,
कोई बताएगा व्हाट डू मीन बाय इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ एमआईएस एप्लीकेशन? सर डाटा में किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं उसी को सर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं सर। सर इम्प्लीमेंट करना, अब उसको यूज में लाना, जो भी डेटा बना हुआ है केवल कंप्यूटर से activate उसको करना, हटाकर उसको यूज करना। इसका मतलब आपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, ठीक है, इट्स ओके, आपने बना लिया, लेकिन बना के जब तक आप उसका यूज नहीं करेंगे तब तक उस सॉफ्टवेयर बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बताइए फटाफट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यू नो ऑल ऑफ द स्टूडेंट? कौन कौन सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोग जानते हैं? सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं बताओ? इतना बीबीए फर्स्ट सेम में आप लोग पढ़े होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर। अब आइए, जैसे वेब एप्लीकेशन इज ए सॉफ्टवेयर, ईआरपी एप्लीकेशन इज ए सॉफ्टवेयर, विंडोज एप्लीकेशन इज ए सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन इज ए सॉफ्टवेयर। तो जो वेब एप्लीकेशन होता है, ये आप लोग सब जानते होंगे, वेब एप्लीकेशन जो होता है वो जाके वेब सर्वर पर एग्जीक्यूट करता है। वेब सर्वर का मतलब वो इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट का यूज करके वेब सर्वर पे वो चीजें एग्जीक्यूट होती है। बट जब हम विंडोज एप्लीकेशन का मतलब ये समझो कि जैसे तुम्हारे सिस्टम में एमएस ऑफिस है, एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो क्या उस सॉफ्टवेयर अगर तुम्हारे सिस्टम में है कि तुम यूज कर पाओगे कि बगल वाला सिस्टम में नहीं है तो वो सामने वाला बंदा यूज कर पाएगा कि नहीं? नहीं कर है? तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन या स्टैंड अलोन एप्लीकेशन उसको बोलते हैं जो सिंगल सिस्टम में होता है, जो एक पार्टिकुलर सिस्टम के अंदर होता है, जो वेब पे इंटरनेट पे चलने का काम नहीं करता है। बात मेरी समझ रहे हो आप लोग? में सर एग्जांपल क्या हो जाएगा? एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वेब एप्लीकेशन में सर? वेब एप्लीकेशन तो क्या है, आज आप गूगल खोलना चाहो तो चाहे रक्सौल बैठे रहो, हाजीपुर बैठे रहो, बेगूसराय बैठे रहो, पटना बैठे रहो, सब बराबर हो जाएगा। गूगल का पेज सब जगह खुलेगा कि नहीं? केवल पटना में खुलेगा, सिमेज में खुलेगा, रक्सौल में नहीं खुलेगा, हाजीपुर में नहीं खुलेगा, बेगूसराय में नहीं खुलेगा, दरभंगा में खुलेगा, सब जगह खुलेगा। बट अगर एमएस ऑफिस आपके सिस्टम में है, कोई बंदा दरभंगा में है या आपके बगल में बैठा, उसके सिस्टम में नहीं है, तो उसके सिस्टम में एमएस ऑफिस पे काम नहीं होगा। बात समझ गए आप लोग? जी सर। तो जब हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना लेते हैं तो क्या करते हैं, हमने एप्लीकेशन बना लिया, लेकिन क्लाइंट के सिस्टम पे डालेंगे तब तो क्लाइंट उसको चला पाएगा। तो इस इम्प्लीमेंटेशन का ये मतलब हुआ कि हम क्लाइंट के सिस्टम में जाके उस सॉफ्टवेयर को डाले। मान लीजिए कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमने किसी कंपनी के लिए बनाया, उस सॉफ्टवेयर पे, उस एमआईएस पे, जैसे अपने कॉलेज का ही एमआईएस एप्लीकेशन है, सिमेज कॉलेज का, दैट इज ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन। लेकिन अगर वही डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंटरनेट पे आ जाएगा, इंटरनेट के थ्रू काम करेगा, तो डेस्कटॉप विथ इंटरनेट हो जाएगा। उसी एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं ईआरपी एप्लीकेशन। लेकिन जब तक वो इंटरनेट पे नहीं है, सिंगल सिस्टम में काम कर रहा है, स्टैंड अलोन सिस्टम में काम कर रहा है, तो उसे तब तक हम बोलेंगे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। जैसे सिमेज कॉलेज में ही, आपके कॉलेज में ही एक एक बच्चे का इंफॉर्मेशन जिस सॉफ्टवेयर पे रखा हुआ है, हर बच्चे का इंफॉर्मेशन पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे रखा हुआ है, तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा, स्टैंड अलोन या वेब एप्लीकेशन? स्टैंड अलोन। वेब एप्लीकेशन तब कहलाता कि जब बच्चे कहीं से भी, या कोई फैकल्टी या कोई स्टाफ कहीं से थ्रू आउट दी वेब कहीं से वो उसको एक्सेस कर लेता, तब वो क्या कहलाता, ईआरपी, मतलब ईआरपी विथ वेब एप्लीकेशन बोल सकते थे। लेकिन उसके लिए आपको कॉलेज आना ही पड़ेगा, तब वो एप्लीकेशन एक्सेस होता है, कॉलेज के अंदर ही वो एप्लीकेशन एक्सेस होता है। इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो केवल एक डेस्कटॉप पे चले, एक लैपटॉप पे चले। तो हाँ,
अब क्या किए, आपका सिस्टम तैयार हो गया, टेस्टिंग के बाद सिस्टम आपका डेवलप कर चुका। अब क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है। तो पहले क्या करेंगे, जिस क्लाइंट का, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है, वहां पे जाएंगे और सारे सिस्टम में, जितने सिस्टम में हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर को जाके, उस MIS एप्लीकेशन को, मान लीजिए 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग कंपनी का यूज करते हैं, तो सारे सिस्टम में जाके हमें इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद उस पर जितने लोग काम करेंगे, मान लीजिए 200 सिस्टम है, देयर आर 200 सिस्टम्स, तो 200 यूजर्स हो गए, 200 ऑपरेटर्स विल वर्क देयर। तो हमें जितने ऑपरेटर्स हैं जो उस पर काम करेंगे एप्लीकेशन पे, तो सबको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि हाउ टू वर्क इन दैट एप्लीकेशन, हाउ टू वर्क इन दैट एप्लीकेशन। जब ट्रेनिंग देंगे तो वो काम करना सीख जाएंगे, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ये होता, जब आप सॉफ्टवेयर बना लेते हो, कंपनी में लॉन्च हो जाता है सॉफ्टवेयर, उसके बाद भी उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है ये जान लीजिए कि आपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दिया, उसमें मान लीजिए हमें एक टेबल और जोड़ना है डेटाबेस का, एक कॉलम, मान लीजिए एक टेबल है आपके, एक कॉलम है BBA, एक हमने टेबल बनाया BBA नाम से, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें 86 बच्चे हैं क्लास में, बिल्कुल हैं। 86 बच्चे के बाद 6 बच्चे और बढ़ गए, 10 बच्चे और बढ़ गए, तो एक कॉलम हमको जोड़ना पड़ेगा ना कि न्यू स्टूडेंट, या रिजल्ट में कितने बच्चों पास किए, कितने बच्चे फेल किए, तो उसके लिए हमें कॉलम डेवलप करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। तो समय समय पे अकॉर्डिंग टू टाइम यू हैव टू मॉडिफाई योर एप्लीकेशन ऑल्सो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। तो आपको इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस 2 प्रकार के होते हैं, इसमें तो सारे बच्चों को पता होगा, ऑन साइट वारंटी एंड ऑफ साइट। ऑन साइट का मतलब when the company people, when the company engineers comes to your doors. ऑफ साइट का मतलब when you go to the company door। सिंपल सी बात है। मतलब यह सर, एक में सर्विस सेंटर के पास हम जाते हैं, एक में सर्विस सेंटर हमारे पास आता है। कहने का अर्थ है कि कभी प्यासा कुआं के पास जाता है, कभी कुआं प्यासे के पास आता है। कहने का मतलब यही हुआ है, कभी हम आपके पास जाते हैं, कभी आप हमारे पास आते हैं, यही ना सर? एग्जाम में अच्छे से लिखना, कहानी मत बना देना। सर बनाएंगे तो सर एग्जाम्पल में सब लिखेंगे तो नहीं नंबर आ सकता है। ठीक है, अब लिखो। अब सुनो, प्रोजेक्ट टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? हटा दो एंड पे रहता है। प्रोजेक्ट टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब हटा दे, प्रोजेक्ट को रोक देना, रिमूव कर देना। प्रोजेक्ट को रोक देना या रिमूव कर देना। अब मैं सुन लो, ए सिस्टम प्रोजेक्ट में बी ड्रॉप्ड, ए सिस्टम प्रोजेक्ट में बी ड्रॉप्ड एट एनी टाइम, ए सिस्टम प्रोजेक्ट में बी ड्रॉप्ड एट एनी टाइम prior to implementation, although it becomes more difficult and costly when it goes past the design phase. मान लो हम कॉस्टली प्रोजेक्ट हम डेवलप करने जा रहे हैं, MIS एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं, डिजाइनिंग फेज कंप्लीट होते होते ये इतना कॉस्टली हो गया कि इसको सरवाइव कराना मुश्किल हो रहा है। मतलब उसमें फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज में इतना रिसोर्स लग गया कंपनी का कि अब कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इस प्रोजेक्ट को हम सक्सेस एग्जीक्यूट करा दें। तो क्या करती है कंपनी? अगर ज्यादा कॉस्ट लग गया, ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स लग गया, ज्यादा इसमें मिसलेनियस कॉस्ट बैठ गया और कंपनी को लगा कि इसमें हमें लॉस हो जाएगा, तो कंपनी विल ड्रॉप द प्रोजेक्ट एट एनी स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, at any stage of the development। और में सर उसको टर्मिनेट कर देने में भी तो लॉस है। नहीं, अब आप मान लीजिए इसको आप 2-3 फेज में ही लगा कि आपको जो पैसा मिला है, आपको जो रेवेन्यू मिला है, आप फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, देखो चीजें आदमी एक्सपेक्टेशन के आधार पे चलता है। देखो जैसे तुम लोग देखते होगे मूवी, कि मूवी फ्राइडे को रिलीज होती है,
और हो सकता है 2-3 दिन 4 दिन 6 दिन नहीं चला, लेकिन उसके बाद मूवी रफ्तार पकड़ लेती है। कभी ऐसी भी मूवी देखे होगे तुम लोग कि शुरू में लोगों को समझ में नहीं आया मूवी का थीम, बाद में लोग समझे कि अरे मूवी बहुत अच्छी है। ये सर होता है। यस सर, ऐसा होता है। तो प्रोजेक्ट टर्मिनेशन में आप 2-3 फेज के बाद आपको लगा कि इसमें हमको लॉस कर जाएगा, कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इसमें, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, वो समझने लगते हैं कि हम लॉस में चले जाएंगे। तो फिर क्या होता है कि हम देखें कि अगर डिजाइनिंग फेज के बाद हमें बिग लॉस होना है तो हम क्लाइंट के सामने कहेंगे भाई आई कांट मेक दिस प्रोजेक्ट, सो लीव इट, आई कांट अफोर्ड, आई कांट अफोर्ड, आई कांट डू। उसके बाद भी होता है कि अगर ठीक है क्लाइंट ने कहा कि ठीक है भाई अगर आप 10 करोड़ में कर रहे हैं, आपको लॉस है, मैं आपको 15 करोड़ कर देता हूँ, 20 करोड़ कर देता हूँ, 25 करोड़ कर देता हूँ। अगर इस पे बात बन जाती है तो फिर ड्रॉप नहीं भी होता है। लेकिन अगर क्लाइंट ने कहा कि नहीं भाई आपने कहा था 10 करोड़ में कर देना, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है, क्लाइंट भी समझदार आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। यस सर, सही बात। देखो आगे बोलिए सर। लेकिन प्रोजेक्ट्स को ड्रॉप कर दिया जाता है रिव्यू टाइम पे। प्रोजेक्ट्स को जनरली जो प्रोजेक्ट होता है रिव्यू टाइम पे ही ड्रॉप कर दिया जाता है। रिव्यू टाइम का मतलब जब हम उसको इनिशिएट कर रहे हैं, इनिशियल प्लानिंग पे हैं, जब उसका रोड मैप बना रहे हैं प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट के लिए हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट के सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन सोच रहे हैं, तभी हमको लगने लगता है, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं, कि वी विल गेट इन बिग लॉस और वी विल गेट इन बिग प्रॉफिट। अब सुनो, इसके पॉइंट्स मैं बोल देता हूं प्रोजेक्ट टर्मिनेशन के। चेंजिंग ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट्स, चेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स और रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर कैन नॉट बी मेट बाय द एग्जिस्टिंग डिजाइन। आप हमेशा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव चेंज करते रहोगे, प्रोजेक्ट का हमेशा गोल चेंज करते रहोगे, तो क्या जो प्रोजेक्ट, जो नया प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसका गोल पूरा हो पाएगा? अगर हम रेगुलर मोड पे चेंज करते रहेंगे, कभी हम कहेंगे ऑब्जेक्ट बदल दो, कभी कहेंगे फंक्शन बदल दो, कभी कहेंगे डेटाबेस बदल दो, एक चेंज होने की भी एक सीमा होती है कि नहीं? सेकंड, benefits realized from the candidate system do not justify commitment to implementation। जो कैंडिडेट सिस्टम बनाए अगर वो सक्सेस नहीं किया तो हो सकता है कि हमें बेनिफिट ना मिले। द प्रोजेक्ट ग्रेटली एक्सीड्स द टाइम एंड कॉस्ट शेड्यूल। हम तब भी इसको प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर जाते हैं जब हमें टाइम ज्यादा लग जाए, मनी ज्यादा लग जाए, शेड्यूल, कॉस्ट शेड्यूल। कॉस्ट शेड्यूल का मतलब मैंने सोचा 1 करोड़ रुपया लगने और लग गए 4 करोड़, लग गया 6 करोड़, तो सारा प्रॉफिट मेरा चला गया। टाइम हमने मान के चला कि टाइम में प्रोजेक्ट 3 मंथ में बन जाएगा और लग गया 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, तो भी प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करने की नौबत आ जाती है। आज हम लोग फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3rd चैप्टर तक हो गया आप लोग का। हाँ, अब बताओ एचडीएलसी में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो दे कैन आस्क मी फ्रीली। कंप्लीट हो गया बताओ, फिर हम शुरू करेंगे अभी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। देखो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, व्हाट डू, हाउ द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रिलेटेड टू एमआईएस। कोई बच्चा बताएगा? मेंटेनेंस एक बार थोड़ा बता दीजिएगा। हेलो, क्या बता दें? एचडीएलसी का सर मेंटेनेंस जो फेज है। ठीक है, बताते हैं। मेंटेनेंस क्या होता है? जब आप सॉफ्टवेयर बना दिए, आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करके डिप्लॉय कर दिया, क्लाइंट एंड पे आपने डाल दिया सॉफ्टवेयर को, क्लाइंट एंड पे आपने सॉफ्टवेयर सारी मशीन में डल गई, इंस्टॉल हो गया, उसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन। लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम आ गई सिस्टम में, आ सकती है प्रॉब्लम, टेक्निकल चीज है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कोई भरोसा नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाए। तो उसके बाद इंप्लीमेंटेशन के बाद जो हम मेंटेनेंस करते हैं, इंप्लीमेंटेशन के बाद जो हम मेंटेनेंस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस। और आप लोग सुने होंगे, जब आप लोग सारे बच्चे मोबाइल खरीदे हो, लैपटॉप खरीदे हो, तो उसका
फ्री टाइम होता है, ऑन साइड वारंटी, ऑफ साइड वारंटी। कभी होता है कि फिजिकल डैमेज में क्या पैसा लगना है, कभी केवल सॉफ्टवेयर चेंज करना है तो क्या पैसा लगना है, 1 साल तक कितना पैसा लगना है, ऐसा होता है कि नहीं? इसी को मेंटेनेंस कहते हैं अभिनव पांडे, ठीक है। अब नाउ द चैप्टर 4 आई एम इंट्रोड्यूसिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आप लोग बताइए कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या काम करता है, व्हाट वी मीन बाय डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन क्या होता है प्रत्यय प्रकाश? यस सर, डिसीजन मतलब सर किसी चीज का सर निर्णय लेना, अंतिम निर्णय जिसको हम लोग बोल सकते हैं सर। और जैसा कि मीटिंग वगैरह में होता है, 4 लोग बैठते हैं और लास्ट में जो डिसीजन आता है उसी को सर हम लोग निर्णय कहते हैं, डिसीजन हुआ सर। यस सर, इट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। डिसीजन लेता है, इट्स गुड, डिसीजन इज टेकिंग बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। Decision is taken by the management. Decision, how the company people take the decision with the help of MIS. बताइए, how the people take the decision in favor of the company benefit with the help of MIS. ये बताना है, गौरव बताएगा ये। गौरव, Yes. how the decision support system work with the help of MIS, ये बताइए। So the MIS provide करते हैं regular information to the Yes, manager yes. to allow them to make decision based on data and rather than guessing. Yes. देखो, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का काम है डिसीजन जनरेट करना, डिसीजन लेना देना। तो आप डिसीजन तब तक नहीं दे सकते कोई भी बर्थ वाइल डिसीजन, बर्थलेस डिसीजन आप मुंह से दे सकते हैं। बर्थ वाइल डिसीजन कम्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, मैसेजेज, इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स, इंपॉर्टेंट कैलकुलेटिव डेटा। या माइस में क्या करते हैं, आज मान लो टाटा कंपनी कोई नई कार बनाती है, टाटा कंपनी इज गोइंग टू क्रिएट ए न्यू कार, तो वो कैसे मार्केट को समझेगी कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट बनाए जो इंडियन मार्केट को कैप्चर कर ले, कैसा प्रोडक्ट बनाए जो यूएसए के मार्केट को कैप्चर कर ले, कैसा प्रोडक्ट बनाए जो यूके के मार्केट को कैप्चर कर ले। क्योंकि इंडियन लोगों की बाइंग कैपेसिटी अलग है, यूएसए के लोगों की बाइंग कैपेसिटी अलग है, यूके के लोगों की बाइंग कैपेसिटी अलग है। तो इंडियन मार्केट में कौन सा कार उनका ज्यादा पॉपुलर होगा, यूएसए के मार्केट में कौन सा कार ज्यादा पॉपुलर होगा, और यूके के मार्केट में कौन सा कार ज्यादा पॉपुलर होगा। अपने यूजर्स भी अलग अलग, क्या यूजर सर बजट को देखते यूज करने का तरीका भी अलग अलग है। तो आप सिंपल सी बात है, इंडिया में स्टेट है महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान। क्या महाराष्ट्र में जितनी बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियां चलती है, क्या अपने बिहार स्टेट में चलती है उतनी बड़ी? नो सर। क्यों? महाराष्ट्र में 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ियां बहुत लोगों के पास है, कुछ नहीं, अपने बिहार में नहीं है। तो कंपनी बिहार में भी है सर, लेकिन कम है ना। तो जब कंपनी बिहार के लिए डिसीजन लॉन्च करेगी कि बिहार में ज्यादा कार कौन सा लॉन्च किया जाए तो बिहार में ज्यादा बिके, अगर बिहार में ज्यादा ऑडी लाके खड़ा कर देगी कंपनी तो क्या होगा? नहीं बिकेगी सर। नहीं है सर, चलेगा कहाँ? बिहार में है कि आप स्विफ्ट डिजायर ले आइए, सुमो ले आइए, स्कॉर्पियो ले आइए, ये चलने का रेंज है। यस। तो यही तो द कंपनी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एमआईएस के हेल्प से बनाती है। या एमआईएस मतलब उसके पास डेटा रहता है कि किस राज्य में कितनी गाड़ियां बिक रही है और कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी लॉन्च करती है। आप हर प्रोडक्ट राज्य बाय राज्य, जहां जिस चीज की खपत ज्यादा है वो चीज सस्ती होती है, आपने देखा होगा, क्योंकि वहां मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा मिलती है। इस बात को समझ रहे हो ना आप? जी सर। मैंने अब तो सुबह से कुछ क्या कहे?
कौन बोला? टाटा इंडियन कंपनी है सर। टाटा इंडियन हाउस है। आप टाटा के प्लांट यूएसए में भी हैं, मान लो यूके में भी हैं, स्कॉटलैंड में भी प्लांट है, नीदरलैंड में भी है, तो सब एमएनसी है, ये सब कंपनी बहुत बड़ी है। इंडिया में ज्यादा मांगे सर। इंडिया में महंगी गाड़ियों का डिमांड आज भी यूएसए से बहुत कम है, यूके से कम है। यूएसए में लोग बाइक ना के बराबर है, यूएसए में नहीं के बराबर। इंडिया में घर घर में बाइक है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है? एमआईएस के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। एमआईएस में जो इंफॉर्मेशन आपका रखा हुआ है उसको प्रोसेस करने के बाद डिसीजन सपोर्ट सिस्टम काम करता है। जैसे बैंकिंग ही आप देखते होंगे कि रिजर्व बैंक की मीटिंग होती है तो रिजर्व बैंक डेटा निकालता है अपने एमआईएस एप्लीकेशन से कि हाँ इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना है या घटना है, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना है या स्टेडी रहना है, मतलब स्थिर रहना है। वो कौन? पिछला डेटा जब तक आपके पास नहीं रहेगा और मार्केट को जब तक आप लोग इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे तब तक बैंक का भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सक्सेसफुली काम नहीं करेगा। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मेनली काम करता है एमआईएस के आधार पे। एमआईएस के पास सारा डेटा होता है, उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद ही एमआईएस उस पर वर्क करता है। जैसे 1 मिनट मैं बताता हूं आपके बीबीए AQ सेकेंड सेम में 86 बच्चे हैं। आप लोग का सेकेंड सेम का एग्जाम होगा, फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि टॉप 10 बच्चे कौन है, 10 के बाद 30 कौन है, 30 के बाद 80 कौन है, 80 के बाद लास्ट कौन बच्चे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा, हमें किसी बच्चे को रिवार्ड देना होगा तो कैसे दे पाएंगे? उसी डेटा पर ना। यस सर, जो डेटा मेंटेन प्रोसेस करके ही कोई डिसीजन लिया जाता है। डेटा को प्रोसेस करके ही कोई डिसीजन लिया जाता है। कोई सा डिसीजन, चाहे आप वेदर का डिसीजन ले लीजिए, एटमॉस्फेयर का डिसीजन ले लीजिए। पेपर में न्यूज आता है कि हाँ भाई इतनी गर्मी पिछले 50 साल में नहीं पड़ी, आता है कभी? यस सर। तो पिछला डेटा रहता है तब तो रिकॉर्ड को देख के बस। आज आप गूगल पे देखते हो कि 1947 में ₹1 और डॉलर में कितना अंतर था, देखते हो कि नहीं आजादी के बाद? यस सर। तो क्या उसी के आधार पर हम डिसीजन निकालते हैं कि मेरा रुपया आज कमजोर हो गया, डॉलर आगे बढ़ गया? तो पुराना डेटा जो रखा हुआ है ऑन पेपर, पहले सारी चीज पेपर पे होती थी, अब सब चीज सिस्टम के अंदर है, एमआईएस के ऊपर है, एमआईएस के ऊपर है। अब इंट्रोडक्शन में दे देता हूं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का। डिफिनेशन लिखवाएं ना। लिखो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, लिख लीजिए। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम decision support system works for decision support system works for making decisions. For decision support system works for making decisions making help of making के बाद क्या बोले? making decisions by the help of
MIS system. By the help of MIS system. By the help of MIS system. In MIS system, MIS system, we do processing. We do processing and calculation. Processing. We do processing and calculation. Calculation, sir. On that stored data, जो डेटा हमारे पास stored है, on that stored data, stored, S-T-O-R-E-D, stored data. Yes, sir. ठीक है, फिर अब ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाइए। नेक्स्ट क्लास शिल्पा मैम का है ना? यस सर। सर थैंक यू सर। दिवाली में क्या कर रहे हो सब लोग? दिवाली में सर मिठाई, पटाखा। फिर बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी दीपावली टू ऑल, सारे बच्चों को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दीपावली सर। मिठाई आराम से खाइएगा, ढंग से खा के एकदम तंदुरुस्त होके लौटना है घर से, कमजोर एकदम सर। आप नहीं खाइएगा ज्यादा सर। पढ़ते अटेंडेंस रख लेना। यस सर भेज देना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।